ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं ना, अभी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं अच्छे से, जो भी अभी हमने डिस्कशन किया। तो फिर से एक बार थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं। तो रिवाइज में देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे ही हमने एंजाइम का यूज किया, जैसे हमने एंजाइम का यूज किया, तो एंजाइम की वजह से क्या हुआ, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता थी, ठीक है, इतनी एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता थी, लेकिन अभी आप देख सकते हो बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी में अपना काम हो जा रहा है। ठीक है, बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी में अपना काम हो जा रहा है। तो अभी ये हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, पढ़ लेते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस, कि कैसे एंजाइम काम करता है, तो हम क्या करते हैं ना, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ एक्टिव साइट। ठीक है, एक्टिव साइट हमको पता है, केमिकल मेटाबॉलिक कन्वर्जन के लिए जो ये एंजाइम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में बता रहे हैं। फिर उसके बाद ये बता रहे हैं नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, ये भी बता रहे हैं। इसको मैं आपको नोट से अच्छे से बता सकता हूँ। ये रहे हमारे नोट्स, ये खुल गए, नोट्स हमारे खुल गए। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, एंजाइम और इनऑर्गेनिक के डिफरेंस हमने पढ़ लिए। ये पढ़ लेते हैं अभी। देखो, जो भी कन्वर्जन आप कर रहे हो, जो भी चेंज कर रहे हो, उसको आप रिएक्शन कहना प्यार से। जो केमिकल आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है उसको सबस्ट्रेट कह दो। एंजाइम जो है वो कि प्रोटीन्स होते हैं थ्री डायमेंशन वाले, इसको आपको याद रखना है। ठीक है। हम्म, जिनके अंदर एक्टिव साइट होती है, क्योंकि एक्टिव साइट बस थ्री डायमेंशन वाले में ही बनती है, इसको याद करना। सबस्ट्रेट जो है, अभी हम क्या करते हैं, एक्टिव साइट में जब सबस्ट्रेट फिट होता है तो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो वाई एक्सिस पे हम लोग क्या दिखाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी को दिखाएंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्या दिखाएंगे, कि भाई उसमें कैसे प्रोग्रेस हो रही है। जैसे हम देखते हैं ना ट्रांजिशन स्टेट वाला, जैसे कैसे मतलब धीरे धीरे कैसे प्रोग्रेस हो रही है उसमें। ठीक है, वो हम किधर डालेंगे, वो हम एक्स एक्सिस के ऊपर हम इसको डालेंगे। ठीक है, थ्रो ट्रांजिशन, अलग अलग ट्रांजिशन स्टेट आएगी, सब स्टेट का फिर बाद में प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे जरा पढ़ लेते। ठीक है, अब देखो कि जो प्रोडक्ट की जो लेवल थी पोटेंशियल एनर्जी की, प्रोडक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी की लेवल थी, ठीक है, यहाँ मेरे प्रोडक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी थी, आप देख सकते हो कि वो लोअर लेवल है देन यस। इसका अर्थ ये हुआ है कि रिएक्शन में कुछ एनर्जी रिलीज हुई है, वो रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है। हमको कुछ बाहर से एनर्जी सप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन अगर, हाँ, वेदर इट इज, बीच में क्या है, वेदर इट इज एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, यस जो है, भले कौन सी भी रिएक्शन हो, अगर मैंने आपको अगर बोला कि वे ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, तो ये वाला ग्राफ अगर थोड़ा कुछ हम अगर ऐसा दिखाते तो कौन सी वाली रिएक्शन नजर आती है इसमें, फिर बताओ। एंडोथर्मिक। तो भले ही आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन के थ्रू गुजरना है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के थ्रू गुजरना है, आपको ट्रांजिशन स्टेट से होकर ही गुजरना पड़ेगा। और ट्रांजिशन स्टेट के लिए आपको लगेगी कौन सी एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट लाना है तो कौन सी एनर्जी चाहिए आपको,
एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ, वेरी गुड। तो आपको चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो अभी ट्रांजिशन स्टेट के बारे में अगर आपको किसी ने पूछा, तो आपको बोलना है ये ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट मतलब बहुत कम समय तक ये रहता है ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो हाईली अनस्टेबल होती है, ये आपको याद रखना है। ट्रांजिएंट मतलब बहुत कम समय तक के लिए रहती है ट्रांजिशन स्टेट, और बहुत अनस्टेबल होती है। The difference in average energy content of S from that of the transition state, ट्रांजिशन स्टेट से लेके सबस्टेट की एनर्जी तक जो भी डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जो एंजाइम्स है, एंजाइम क्या करते हैं फिर इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, जो कि एक्टिवेशन एनर्जी एक बहुत बड़ा बैरियर होता है ना, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट कन्वर्ट करने के लिए। तो फिर वो जो बैरियर होता है, एंजाइम्स क्या करते हैं उसको कम करते हैं। इसकी वजह से हमारे एंजाइम्स का स्पीड बढ़ता है। सब कुछ समझ में आया आपको अभी? पढ़ भी लिया हमने? यस। यस सर। डाउट है तो आप पूछ लेना, ठीक है। डाउट है तो आप पूछ लो। गौरी का आवाज आता है, तेजल का आवाज आता नहीं, तो इसका अर्थ क्या है, तेजल अभी सो रही है। उसको लग रहा हुआ नहीं क्या, सर अभी कितना टाइम लेंगे, है ना, 3 बजे तो चालू किया था, बस हो गए ना अभी, है ना, नींद लग रही है मेरे को। रात को मैं सोती नहीं हूँ। रात को तो मेरा समय होता है पढ़ाई करने का, दिन में मेरा सोने का समय होता है कि नहीं तेजल? नो सर। अच्छा, तो फिर मतलब आप रात में सोते हो फिर दिन में पढ़ाई करते हो, ऐसा ही है ना? हाँ सर। ओके, वेरी गुड। यू आर अ वेरी गुड गर्ल, है ना। क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी गर्ल्स को मैं मिला हूँ, तो गर्ल्स एक्चुअली क्या बोलती पता है, सर हमारा 12 एक मतलब नॉर्मल टाइम होता है। मैंने बोला नॉर्मल टाइम, ये क्या है नॉर्मल टाइम? वो बोले अरे उसी टाइम पे तो हमारा एक्चुअल पढ़ाई होता है, दिन में पढ़ाई नहीं होता है। मैंने बोला ऐसा पागल जैसे मत करो, सुबह जल्दी उठो, प्रॉपर पढ़ाई करो, है ना, अच्छे से खाना खाओ, प्रॉपर स्टेबल रहो। कैसा होता है ना गर्ल्स का, खाना टाइम पे नहीं, सोना टाइम पे नहीं, उठना टाइम पे नहीं, इसकी वजह से उनकी हेल्थ बहुत बिगड़ती है कि नहीं? तो वैसे आज का क्लास हमारा बायोमोलिक्यूल के एंजाइम पर है, तो इसलिए हम हेल्थ के ऊपर नहीं डिस्कशन करेंगे, है ना। तो देखो अभी नेचर ऑफ एंजाइम, जैसे कि मैंने आपको बोला था, देखो ये ये वाले रिएक्शन से और हम सब सब कुछ समझ सकते हैं। अब जरा देखो यहाँ पे, एंजाइम पहले अलग होता है, सबस्ट्रेट भी अलग होता है। लेकिन होता है क्या है कि एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, ईएससी। ईएससी मतलब, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अरे बाप रे, गौरी तो बहुत होशियार है, उसको ईएससी तो सबसे सब कुछ समझ में आता है गौरी को, है ना। तेजल Ac- बोली सर। हाँ क्या? अच्छा, मेरे को थोड़ा सा, आप है ना मतलब, आप दोनों का आवाज, है ना, थोड़ा आवाज बदल के निकालो ना, थोड़ा समझ में आना चाहिए ना मुझे। अगर मुझे दोनों का आवाज सेम लग रहा है तो इसमें फॉल्ट किसका है, आपकी आवाज का। बराबर है कि नहीं तेजल, यस और नो? नो सर, फॉल्ट नहीं है आमचा। ऐसे थोड़े ना, आपका दोनों का आवाज सेम है मुझे ऐसा लग रहा है, तो फिर आप में ही कोई, दोनों में ही कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ तो बोलो, हाँ बोलने से कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ सर। हाँ, आपका ही प्रॉब्लम। देखो आपने कबूल भी कर दिया। तो अभी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन फिर भी एंजाइम अभी प्रोडक्ट को चिपके हुआ है, तो इसलिए उस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद क्या होता है, एंजाइम अलग हो जाता है, प्रोडक्ट अलग हो जाता है। समझ में आया आपको? Yes. एक बार की बात है ना, तो जस्ट जस्ट टेल यू वन थिंग। बच्चे क्या होते हैं पता है कि, है ना, वो 11 स्टैंडर्ड में जब आते हैं, 10 स्टैंडर्ड पास करके 11 स्टैंडर्ड में आते हैं, तो टीचर क्या होता है ना, टीचर पहले तो स्टूडेंट अलग होते हैं क्योंकि 10 स्टैंडर्ड से पास होके आते हैं, फिर टीचर के साथ उनका इंटरेक्शन होता है।
तो मानो कि टीचर जो है वो एंजाइम है और स्टूडेंट जो है वो सबस्ट्रेट है। कच्ची बुद्धि होती है ना उनकी, 10th स्टैंडर्ड जस्ट पास हुआ है, ना उनको JEE का ज्ञान है ना नीट का ज्ञान है। तो फिर एंजाइम क्या करता है, ये वाले कच्चे सबस्ट्रेट को 2 साल में किसको किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो मुझे पहले बताओ, पहले सबस्ट्रेट और एंजाइम साथ साथ में थे क्या? नहीं। वो बस साथ कब आए? 11th एंड 12th में। तो फिर कौन सा कॉम्प्लेक्स बना? एंजाइम मतलब टीचर, सबस्ट्रेट मतलब स्टूडेंट, इन दोनों का कॉम्प्लेक्स बना। एंजाइम ने क्या काम किया 2 साल में? 2 साल में एंजाइम ने क्या किया, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। फिर कौन सा कॉम्प्लेक्स बन गया? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया। जैसे ही प्रोडक्ट बन गया तो फिर वो JEE या नीट का टेस्ट देने के लिए लगा। उसके बाद क्या हुआ, प्रोडक्ट अपने रास्ते, और टीचर फिर से जो नए सबस्ट्रेट आने वाले हैं उनको फिर से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते बैठा। तो इसलिए एंजाइम जो है वो कभी कंज्यूम नहीं होता है, वो बस क्या करता है, रिएक्शन को एग्जीक्यूट करता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो इसमें ये 4 स्टेजेस आती है। पहली कौन सी स्टेज? एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, उसके बाद एंजाइम सेपरेट प्रोडक्ट सेपरेट। बात समझ में आई कि सबको? हाँ सर। हाँ सर। तभी इस स्टेप्स को जस्ट हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी का है। इसको एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। देखो, each enzyme has a substrate binding site। हर एक एंजाइम को सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है। And its molecular structure so that highly reactive enzyme substrate complex is produced। दिस कॉम्प्लेक्स जो होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स शॉर्ट लिव्ड होता है, डिसोशिएट होता है इमीडिएटली आफ्टर प्रोडक्ट इज फॉर्म। एंड अनचेंज एंजाइम जो होता है विद एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज एसेंशियल फॉर कैटालिसिस। तो यहाँ पे नीचे स्टेप्स दिए हैं, जरा हम स्टेप्स देख लेते हैं। देखो, ये आपका एंजाइम है, और इस एंजाइम की ये वाली जो है ये क्या है, ये इसकी एक्टिव साइट है। तो एक्टिव साइट के ऊपर कौन जाके बाइंड होता है, आपका सबस्ट्रेट जाके बाइंड होता है एक्टिव साइट के ऊपर। तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। कभी कभी क्या होता है ना, सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट ऐसा नहीं होगा कभी कभी कि ठीक है भाई, सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट इन दोनों का शेप एग्जैक्टली मैच हो जाए, एग्जैक्टली जैसे कि ताला होता है, ताला में जैसे चाबी फिट बैठती है, तो ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आपको क्या करना पड़ता है, सबस्ट्रेट को थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है। सबस्ट्रेट को थोड़ा बहुत एंजाइम का थोड़ा थोड़ा तो शेप बदलता है वो, ताकि वो टाइटली फिट हो जाए अराउंड द सबस्ट्रेट। सो सबस्ट्रेट एक्चुअली कुछ तो एंजाइम में चेंजेस करवाता है, little enzyme to alter its shapes, fitting more tightly so that our substrate can fit more tightly around the substrate। देखो ये फिट हो गया। फिट होने के बाद क्या बन गया, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। इसको याद रखना इस लाइन को। उसके बाद तीसरा वाला पॉइंट आप देखो, फिर एंजाइम ने क्या किया, सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो फिर क्या बन गया, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया। ओल्ड बॉन्ड ब्रेक किए, नए बॉन्ड बना दिए। उसके बाद आप देख सकते हो कि उस वहां पे हुआ क्या, एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट, और फिर एंजाइम भी सेपरेट हो गया, ताकि एंजाइम जो है दूसरे सबस्ट्रेट के साथ जुड़ जाए, और ऐसे ही साइकिल फिर से चलाता रहे, 1 2 3 4 वाली साइकिल ऐसे ही चलाता रहे। अभी मुझे बताओ, इसमें कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है क्या? देखो ये 1 2 3 4 चार चीजें हो गई आपकी, क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। एक्चुअली क्या है ना, इसमें कैसे प्रश्न आता है पता है, इसमें आपको स्टेप वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब आपको 4 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, और वो बोलेंगे आपको कि स्टेटमेंट को जो है वो आप सीक्वेंस में लगाओ।
तो आपको पहले लगाना है कि पहले सबस्ट्रेट जो एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड होता है, उसके बाद फिर एंजाइम उसका शेप अल्टर करके उसको और फिट होता है, टाइटली फिट, है ना। तो ऐसा मत करो, दो को एक मत करो, एक को दो मत करो, उसको ऐसे ही सीक्वेंस को आपको याद रखना है, ठीक है। इसलिए आपको देखो ग्रीन ग्रीन किया है, ग्रीन मतलब भाई ये पीवाईक्यू आ चुका है इसके ऊपर। और फिर तीसरी बात क्या है, फिर सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड्स को वो ब्रेक करेगा, फिर ब्रेक करके नए बॉन्ड बनाएगा, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। ये तीसरी स्टेप। और चौथी में क्या होता है, फिर प्रोडक्ट बनने के बाद एंजाइम प्रोडक्ट को रिलीज करता है, बस। ये चार स्टेटमेंट अगर आपको दिए गए तो आपको उसको सीक्वेंस में लगाना आना चाहिए। लगा पाएंगे क्या आप सीक्वेंस में उसको? यस और नो? यस यस सर। सर। ओके। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े या आपको ब्रेक चाहिए कुछ? आप बताओ। नो सर। मुझे तो ब्रेक की आवश्यकता नहीं, मैं आपको सही में बताता हूँ, मैं ऐसे एक जगह पे मैं 10-10 घंटा बैठता हूँ। 10 घंटे। एक बार मैं आपको बोलता हूँ कि जब मेरा एमपीएससी का एग्जामिनेशन था, क्योंकि मैं क्वालिफाइड, एमपीएससी मेन मैंने क्वालिफाइड किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, ज्वाइन तो करना नहीं था, लेकिन ऐसे पिताजी लोग बोल रहे थे नहीं क्या कि भाई करना है करना है करना है करके। तो फिर मैंने बोला ठीक है। तो मैं ऐसा बैठता था, 40 दिन तक मैंने 10 घंटे लगातार 400 घंटा मैंने पढ़ाई किया था। और ऐसे ही मैं सब सब्जेक्ट्स पढ़ता था, एक सब्जेक्ट एक बार ही पढ़ता था, उसको रिवाइज वगैरह नहीं करता था। तो पॉइंट क्या है कि 10 घंटा में ऐसे बैठा रहता था नहीं प्रॉपरली। तो मैंने अभी मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें मैंने हाइड करके रखे हैं कुछ वीडियोस, जो कि 4-4 5-5 घंटे के हैं, नहीं क्या ऑनलाइन क्लासेस चलते थे मेरे 4-4 5-5 घंटे। स्टूडेंट भी मस्त ऐसे बैठते थे ना, और उस समय में मैं थोड़ा जोक भी करता था, तो लोग जोक सुनने के लिए रहते थे नहीं क्या। अभी मेरे को क्या हुआ है मेरे को पता नहीं, लेकिन बीच बीच में मैं करूंगा जोक, ठीक है, आपके प्रसन्नता के लिए। तो जितना आप हार्ड वर्क करोगे उतना आपके लिए फायदा है। आज मैं जस्ट जस्ट सोच रहा था, लोग क्यों इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। फिर बाद में मैंने देखा कि भाई उनका हार्डवर्क लेवल जो है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जो लोग सक्सेसफुल हुए ना, उनके पास पहले कुछ था नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत हार्डवर्क किया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके पास अभी कुछ तो है, लेकिन वो सोचता है कि अभी और मेरे को क्या करना है करके, हार्डवर्क नहीं करते। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, जिस दिन आपने हार्डवर्क स्टॉप किया ना, उस दिन आपकी ग्रोथ स्टॉप होगी। क्लियर है क्या ये पॉइंट आपको? यस। हाँ सर। यस सर। और ये पॉइंट मेरा नहीं, ये भगवत गीता में खुद है। तप क्या है, यज्ञ दान तप कर्म पावनानि मनीषिणा। मतलब मनीषिणा मतलब जो ऑलरेडी बहुत होशियार लोग हैं, ऑलरेडी बहुत होशियार लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, वो भी जब क्या करते हैं, यज्ञ दान तप, तप मतलब ऑस्टेरिटी तपस्या हार्ड वर्क, तो फिर वो खुद को और बेटर बनाते हैं। मतलब भगवत गीता में क्या बोला है कि आप बेटर हो, ठीक है भाई अच्छा है, लेकिन और बेटर बन सकते हो आप, हार्ड वर्क करो फिर। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो आप फिर जिस स्थान पे हो उसी स्थान पे रहोगे आप, ऐसा करके। तो चलो, तो हम क्या करते हैं अभी फिर, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, इसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला फैक्टर है टेम्परेचर पीएच, दूसरा फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन है, उसके बाद फिर वो फैक्टर वाली चीजें हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, फैक्टर्स के लिए नोट से आपको एक्सप्लेन करवाता हूँ। हम्म, ये देखो फैक्टर्स, ठीक है। अभी देखो कि एंजाइम जो है, मानो कि हमारे बॉडी का एंजाइम पकड़ लेते हैं। मैं आपको एक जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ नहीं क्या। कभी आपको फीवर हुआ होगा, गौरी तेजोल, आपको कभी फीवर हुआ है कि फीवर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है आपका कभी? हाँ सर, बहुत बार। हाँ। तो आप मुझे बताओ कि जब आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा था, तो आपको जब आप खाना खाते थे या पानी पीते थे, तो आपको उसका टेस्ट लगता था क्या प्रॉपरली? नो सर। नो सर। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि जो एंजाइम होते हैं ना, वो हाई टेम्परेचर पे अपना काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए जो टेस्ट लगनी थी हमको, वो टेस्ट बर्ड थे, वो काम करना उन्होंने बंद कर दिया।
तो ऐसे ही होता है। तो हम देखेंगे अभी कि कौन से टेम्परेचर पे पीएचपी अपना काम करते हैं और नहीं करते हैं, इसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं, कंडीशन हो सकती है जो कि एंजाइम के टर्शियरी स्ट्रक्चर को चेंज करवा सकती है। उसमें है टेम्परेचर, उसमें है पीएच, और है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। इनहिबिटर वाला जो पोर्शन था वो शायद डिलीट हो चुका है, एक बार मैं चेक करता हूँ, फिर हम पढ़ेंगे उसको। टेम्परेचर पढ़ते हैं पहले। देखो, जो हमारा एंजाइम है ना वो नैरो रेंज को ही सहन कर पाता है, ओनली नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। each enzyme shows its highest activity, मतलब कौन से तो टेम्परेचर पे वो अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, बताओ बताओ बताओ। ऑप्टिमम टेम्परेचर। यस, वेरी गुड। तो अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर उसको मिला नहीं, तो देखो उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। कैसे? एक तो आप घटाओ टेम्परेचर, नहीं तो आप बढ़ाओ। ऑप्टिमम वैल्यू से अगर आपने घटाया बढ़ाया तो फिर तो बैंड बजेगा। देखो, लो टेम्परेचर जो होता है ना, देखो हाँ, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन ना, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अगर हमने टेम्परेचर को कम कर दिया तो होता क्या है पता है? एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो अल्टर नहीं होता है, बस एंजाइम जो है टेम्पररीली इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है। इसको आपको याद रखना है। लेकिन अगर आपने एंजाइम को हाई टेम्परेचर दिया तो फिर एंजाइम का 3D स्ट्रक्चर तो पिघलने वाला है। पिघल के वो 2D बनेगा, 2D से वो 1D बनेगा। फिर वो एंजाइम किसी काम का नहीं रहेगा, इसको हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन होगा, मतलब एंजाइम्स का भी सारा सारा का सारा फंक्शन अभी वो नहीं कर पा रहा है, वो डीनेचर हो गए। जैसे कि अभी हमने, मानो कि एक अंडा ले लिया, ठीक है। लोग क्या करते हैं, अंडे को बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद क्या होता है ना, उससे फिर अभी जो है उसके, उसको फोड़ के चिकन बाहर नहीं आने वाला, अभी उसका कुछ नहीं हो सकता है अभी, गायब वो। पूरा प्रोटीन है मतलब उसमें, लेकिन अभी वो कुछ फंक्शन फंक्शन नहीं। लेकिन अंडे को अगर फ्रिज में रखा 2 दिन 3 दिन प्रॉपरली, फिर से निकाला, तो फिर से जब उसको प्रॉपर टेम्परेचर मिलेगा तो फिर एंजाइम वो फिर से प्रॉपरली रिएक्शन करने चालू कर देंगे, फिर से वो अंडे से बाहर चिकन आ सकता है। लेकिन अगर अंडे को अगर गर्म कर दिया तो उसका डीनेचुरेशन होता है, मतलब एंजाइम्स के गए 3D से उसका 2D 1D सब मतलब गया उसका सब, ठीक है। इसलिए थंब रूल याद करना जो हमने एनसीईआरटी में ऑलरेडी पढ़ा है। अगर आप 10 डिग्री से घटाएंगे बढ़ाएंगे तो फिर आपका जो है ना रिएक्शन का, जो आपका एंजाइम का जो एक्टिविटी होगा वो फिर हाफ हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। तो इसको बोलते हैं हम Q2, Q10। और इसका Q10 क्या है? 2। Q10 का वैल्यू क्या है? 2 है। अभी Q10 क्या है उसको याद मत रखना, ठीक है। बस आप उस ऊपर वाली लाइन को याद रखो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, पीएच का भी ग्राफ सेम आ रहा है, टेम्परेचर का भी ग्राफ सेम आ रहा है। एंजाइम जनरली फंक्शन एट वेरी नैरो रेंज ऑफ पीएच। अगर हाईएस्ट एक्टिविटी चाहिए आपको पीएच की तो उसको ऑप्टिमम पीएच देना पड़ेगा। उसके आगे या पीछे अगर पीएच हो गया तो उसकी एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। ये हमने पढ़ लिया, पीएच का भी सेम है, टेम्परेचर का भी सेम है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इनऑर्गेनिक, है ना। देखो इनऑर्गेनिक जो है इनकरेक्ट बोला गया है विथ रिस्पेक्ट टू, तो आप यहाँ पे देखो, इनकरेक्ट, दे गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर, जो कि हमारा एनसीईआरटी के उल्टा है। तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। आप देख सकते हो कि हाई प्रेशर पे काम करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, इसको हटाते हैं। ये पढ़ते नहीं आ रहा है। यस, दे आर नॉट स्पेसिफिक फॉर एनी रिएक्शन। हाँ, कुछ तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कोई तो रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होंगे। दे डू नॉट ऑकर इन लिविंग सेल। लिविंग सेल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं कुछ इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। कभी कभी इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है वो आपके मेटल आयंस भी हो सकते हैं,
उनसे भी कभी कभी रिएक्शन एग्जीक्यूट हो सकती है। ठीक है, तो सबसे जो फिट बैठता है वो कौन सा है? 3 वाला। दूसरा क्वेश्चन आप देखो, एंजाइम कैटेलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन बाय, कैसे? उसका हमने पढ़ लिया, लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। बाकी का कोई भी फिट नहीं था है। और Q10 जो है, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, इसकी वैल्यू 2 है। ठीक है, चलो अभी ये वाला पढ़ते हैं। तीसरा फैक्टर जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, कौन सा है तीसरा फैक्टर? वो है सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन। उसके लिए मैं आपको है ना सबसे पहले एक उदाहरण देना चाहता हूँ, है ना, कि आप, मतलब आप दोनों वैसे लोकल लोनी के हैं, राइट? नो सर. आम्ही नाही, दोघे कोल्हारचे आहे सर. बोलणार. कुठं आलं ते? लोणी पासून किती किलोमीटर? 10 किलोमीटर. ओके, ठीक आहे, 10 किलोमीटर. ठीक आहे, जिकडे असेल, मग सपोज तुम्हाला लोणीवरून कोल्हारला जायचं असेल, काही बस वगैरे असेल किंवा काय असेल, ठीक आहे. आता आपण एक बसचं उदाहरण घेणार आहे. ठीक आहे, बसमध्ये मला सांगा, टोटल 50 सीटरची बस असेल, 50 सीटरची बस. आपण काय करू, इथं लोणी टाकू आणि इकडं कोल्हार टाकू. ठीक आहे, आता स्पेलिंग मला माहिती नाही कोल्हारची, पण समजून घ्या. ही आपली बस आहे, ही बस चालली कोल्हार. ठीक आहे, लोणीची ड्रायव्हर कोण आहे? तेजल. कंडक्टर कोण आहे? गौरी. हे दोघींनी ठरवलं की आता आपल्याला बसमध्ये टोटल, है ना, काही पॅसेंजरला घेऊन जायचंय. मला सांगा बरं, तुम्हाला दोघाला सोडून टोटल किती पॅसेंजर बसू शकतो त्याच्यात? यस, बोला कंडक्टर साहेब. 50. 50. ओके, आता कोलारला जायला ड्रायव्हर साहेब किती टाइम लागतो आपल्याला, लोणी टू कोलार? बोला ड्रायव्हर साहेब. सर 10 to 15 minutes. ओके, 15 मिनिट्स आपण फक्त इथं. ठीक आहे, आता 50चे 50 तुम्ही काय केले, कोल्हारला सोडले. मग मला सांगा, इथं बघा बरं का, सपोज लोणी सपोज आपला सबस्ट्रेट वाला पॉइंट आहे, कोल्हार सपोज आपला प्रोडक्ट वाला टाइम. मग तुम्ही काय करू राहिले, सबस्ट्रेटला प्रोडक्ट मध्ये कन्वर्ट करू राहिले, आणि तुम्हाला सबस्ट्रेटला प्रोडक्ट मध्ये कन्वर्ट करायला किती टाइम लागतोय सांगा बरं मला. विचार करून सांगायचा हा, व्यवस्थित किती मिनिट लागतात? 15. हा, आता मला सांगा, जर कंडक्टर साहेब तुम्हाला प्रश्न, जर तुमच्या बसमध्ये जर सपोज फक्त 10च लोक बसेल, 10, तर मला सांगा, कोल्हारला, ड्रायव्हर साहेब आता तुम्ही बरं का, ड्रायव्हर साहेब, जर लोणीमध्ये तुमच्या बसमध्ये 10च लोक बसेल, तर किती लोक कोल्हारला पोहोचतील सांगा बरं? किती लोक कोल्हारला पोहोचतील? सर 10 फक्त पॅसेंजर आहे का? हा, 10 फक्त पॅसेंजर आहे. सीट 50 आहे, पण पॅसेंजर तर 10च आहे. मग 12. सर 12 लोक पोहोचतील ना सर कोल्हारला. हा, तुम्ही लय हुशार आहे. तुम्ही लय हुशार आहे. तुम्ही पुढचं, मी म्हणतो 10 पॅसेंजर बसले, तुम्ही 12 लोक, हा, बरोबर, ठीक आहे. तर तुमचं म्हणणं बरोबर आहे. ठीक आहे, हा, मला वाटलं मीटिंग एंड झाली. हं, ठीक आहे, 10. मला सांगा बरं किती मिनिट लागतील बरं 10 लोकांना पोचवायला? येस, कंडक्टर 15 साहेब. minutes. ओके, 15 मिनिट. आणि जर इथं जर 50 पॅसेंजर असेल, तर 50 पॅसेंजरला मला सांगा बरं, 50 पॅसेंजरला किती टाइम लागेल सांगा बरं? तेवढाच लागेल सर. 15. 15 ओके, minutes. ओके, ओके. हा, आता आपला रूल असा आहे बरं का, ऐकून घ्या, रूल असा आहे, 50 पेक्षा एकही पॅसेंजर घ्यायचं नाही. म्हणजे ड्रायव्हर कंडक्टर राहील, पॅसेंजर फक्त 50च असले पाहिजे. मग मला सांगा आता व्यवस्थित, 75 75 पॅसेंजरला आपल्याला जर, यु नो, जर कोल्हारला घेऊन यायचं असेल 75, तर किती वेळ लागू शकतो? किती वेळ लागू शकतो सांगा? 30 minutes. 13 मिनिट लागेल, म्हणजे एक बस जाईल पुढं,
दुसरी बस परत मागून येईल. ठीक आहे. म्हणजे असं होऊ शकतं की जर आपल्याकडे जर बस एकच असेल तर 15 मिनिट जायला लागतील. सपोज परत ती रिटर्न येईल, परत जाईल. म्हणजे तुम्ही पाहू शकता वेळ जास्त लागू शकतो. कळलं का पॉईंट तुम्हाला? वेळ काय होऊ शकतो? जास्त लागू शकतो. आता ह्या अॅनालॉजी वरून आहे ना, चला आपण फक्त एक ग्राफ ड्रॉ करण्याचा प्रयत्न करू. इथं फक्त एक ग्राफ ड्रॉ करण्याचा प्रयत्न करू. ठीक आहे. आपल्याला काय करायचंय, इथं आपण सबस्ट्रेट लिहिलं. ठीक आहे. आणि इकडं आपण वाय ऍक्सिस वरती आपण लिहिलं व्हेलॉसिटी, मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी. ठीक आहे. आता मी काय केलं, बसमध्ये जर सपोज मी जर पाचच पॅसेंजर बसले सपोज, ठीक आहे, 5 पॅसेंजर बसवले, तर ऑब्विसली काही वेळानंतर पाचच प्रोडक्ट बनणार आहे. ठीक आहे. हम्म. पाचच बनणार आहे. जसं आपण म्हणतो ना की व्हेलॉसिटी काय, व्हेलॉसिटी काय, प्रोडक्ट्स डिवायडेड बाय टाइम. ठीक आहे. म्हणजे तुम्ही पाहू शकताय की माझे पाचच प्रोडक्ट बनले, बघा बरं का, माझे पाचच प्रोडक्ट बनले 15 मिनिटात सपोज. कारण जर आपल्या जर बसमध्ये जर पाचच बनले तर तुम्ही पाहू शकता व्हेलॉसिटी माझी काय झाली, कमी झाली. पण तुम्ही पाहू शकताय की माझ्या बसमध्ये जर 50 लोक जर बसले तर 15 मिनिटात तुम्ही पोहू शकताय ना. 15 मिनिटात 50 लोकांना मी पोहोचू शकतोय, म्हणजे माझी व्हेलॉसिटी काय झाली, वाढली. तर तुम्ही इथं डायरेक्टली म्हणू शकताय, जसं तुम्ही सबस्ट्रेट वाढवणार तेवढे तुमचे प्रोडक्ट बनणार. जसे तुम्ही सबस्ट्रेट वाढवणार तेवढे तुमचे काय बनणार, प्रोडक्ट बनणार. इतकं सिंपल. म्हणजे जर मॅक्सिमम तुम्ही पाहू शकताय, मॅक्सिमम तुम्ही किती लोकांना घेऊन जाऊ शकताय, 50. 50च्या वरती तुमची व्हॅलोसिटी वाढू शकते का, सांगा बरं मला. यस. नो. नाही वाढणार. ठीक आहे. म्हणजे एवढं ध्यानात ठेवायचं, सपोज लोणी टू कोल्हारला, लोणी टू कोल्हार, ठीक आहे, सपोज आता एक एक एन्झाईम पकडला मी इथं. ठीक आहे, व्यवस्थित पकडा, हा एक एन्झाईम. ह्या एन्झाईमचे सपोज 50 ऍक्टिव्ह साईट आहे, 50 ऍक्टिव्ह साईट आहे. तर एक एन्झाईम ऍट अ टाइम, बघा बरं का, एक एन्झाईम ऍट अ टाइम तो 50 प्रोडक्ट बनवू शकतो, एवढी त्याच्यात ताकद आहे. सपोज असे जर आपल्याकडे सपोज 3 एन्झाईम आहे सेलमध्ये, तर ऍट अ टाइम तुम्ही बघू शकता त्यांची मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी किती आहे, 150 ऍट अ टाइम. तिन्ही मिळून, तिन्ही मिळून. ठीक आहे. पण जर मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी तुम्ही 150 अचीव करू शकताय, त्याच्यापेक्षा तुम्ही जास्त अचीव करू शकताय का, सांगा बरं मला विचार करून. नो सर. हा, हे ध्यानात ठेवायचं, त्याच्यापेक्षा तुम्ही जास्त अचीव करू शकत नाही. ठीक आहे, हे ध्यानात ठेवा. पण हे काय होऊ शकतंय, जसे तुमचे सबस्ट्रेटचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी कमी होईल तशी तशी तुमची व्हेलॉसिटी पण जी आहे ती पण काय होईल, कमी कमी होत जाईल. याचा अर्थ आपण इथं आता वाचून घेऊ. इथं बघा, with increase in substrate concentration the velocity of enzymatic reaction rises at first. Reaction ultimately reaches to the maximum velocity Vmax. जसं तुम्ही सबस्ट्रेट वाढत वाढत जाणार तसं तशी तुमची Vmax वाढत वाढत जाईल. पण तुम्ही इथं पाहू शकता velocity is not exceeded by any further rise in concentration of the substrate. मतलब एक बार Vmax तक पहुंचने के बाद आपकी वेलोसिटी और नहीं बढ़ सकती, भले चाहिए आप कितना भी सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन उसको बढ़ा दो. उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि देखो एंजाइम मॉलिक्यूल्स है वो कम होते हैं ना. वो मानो कि जैसे मैंने बोला कि 3 एंजाइम्स है, उसमें 50 50 50 एक्टिव साइट है, और सबस्ट्रेट मानो कि 150 भी हो गए तो चलेगा. ठीक है. लेकिन एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, मतलब भर गए सारी एक्टिव साइट, एंजाइम की सारी एक्टिव साइट भर गई, 150 की 150 भर गई, सारे बस के सीट भर गए, उसको बोलते हैं हम सैचुरेशन. ये एंजाइम सैचुरेट हो गए. एक बार सारे के सारे एंजाइम सैचुरेट होने के बाद अगर मानो कोई भी एंजाइम फ्री नहीं है, किसी भी एंजाइम की एक्टिव साइट अभी फ्री नहीं है कि वो एडिशनल सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाए, तो भाई रेट कैसे बढ़ेगा फिर, विमैक्स विमैक्स तो उतना ही रहेगा. मुझे ये बताओ कि मैं आपको जो एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है क्या, मैं क्या कह रहा हूँ. हाँ सर. हाँ सर. ओके. तो अभी देखो यहाँ पे ना एक के एम वैल्यू है, यहाँ पे के एम. ठीक है. एक के एम क्या है ना, एक के एम को बोलते हैं माइकेलिस कांस्टेंट. माइकेलिस कांस्टेंट. ये माइकेलिस कांस्टेंट क्या है पता है, ये देखो माइकेलिस कांस्टेंट मुझे बताओ एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है? ये पहले बताओ मुझे. इज इट ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस? एक्स एक्सिस. तो मुझे बताओ एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा यस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, यस.
concentration of substrate. हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बोलना चाहते हैं पता है? ये बोलना चाहते हैं कि ये Vmax/2 करके एक वैल्यू है यहाँ पे। मतलब जब आपकी जो केमिकल रिएक्शन है, जब उसका स्पीड Vmax से आधा अगर हो रहा है, जिस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे, देखो हाँ, जिस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे आपका जो वेलोसिटी का जो रिएक्शन है वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम हो रहा है। देखो ये वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है, वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी हो रहा है। ऐसे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को आप कहते हो Km, माइकलिस कांस्टेंट। समझ में आया कि आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर। यस। तो ये वाली चीजें, तो अभी हम क्या करते हैं, ये एनसीईआरटी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हम्म, देखो, ये ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। एडिशनल सब्सट्रेट से भी फर्क नहीं पड़ रहा है। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज आल्सो सेंसिटिव टू प्रेजेंस ऑफ। हाँ, आप मुझे बताओ, ये कंटेंट आपके एनसीईआरटी में है क्या? मुझे यहाँ पे टिक कर रहे हो, ये वाला, ये वाला है क्या? यस सर है। हम क्या करते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। शायद वो डिलीट हो चुका है, लेकिन उसको हम पढ़ लेते हैं। अभी देखते हैं यहाँ पे इनहिबिटर्स करके कुछ चीजें। तो फिर से हमको ज्वाइन करना पड़ेगा 2 मिनट में, ठीक है? तो ज्वाइन ही कर लेते हैं, अभी एंड करते हैं फिर ज्वाइन करते हैं। फिर से वो दूसरे मीटिंग में आप ज्वाइन कर लो।